मुद्दे की बात। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है आम आदमी पर महंगाई की मार। हम देख रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू उपयोग की छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और ये इजाफा घरों का बजट भी बिगाड़ रहा है। तो आज हमारा मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। हम आज बात कर रहे हैं आम आदमी पर महंगाई की मार के विषय में। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे अतिथियों को। तो बालाघाट नगर महामंत्री मनोज हरिनखेड़े जी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी जी। तो आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आज का मुद्दा है महंगाई की मार, तो श्याम जी आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस महंगाई ने क्या असर डाला है आम आदमी पर। देखिए, मेरे कहने से पहले आपने ने बता दिया कि इस महंगाई ने आम जनमानस की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। सबसे ज्यादा अगर दुख है महंगाई की मार जिस पर पड़ी तो निम्न वर्ग, लेबर क्लास। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद बेरोजगारी के चलते लोगों के पास व्यापार नहीं है, काम करने के लिए लोगों के पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद ये जो महंगाई है उनके घर का बजट तो बिगाड़ कर रख दिए। कई स्थितियां ऐसी है कि भूखे मरने की नौबत तक जमीन पर, आप लोग जैसे मैं देखता हूँ बेटी जमीन पर जाकर काम करती है, देखती है, तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने अनुभव किया है कि अगर आप वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 1, 13 में जाके देखें तो सही में ऐसी स्थितियां हैं कि भूखे मरने की नौबत है लोगों के पास। उनका गुजारा कैसा चल रहा है सोच सोच कर मतलब ऐसा तकलीफ होती है हमारे दिल को कि यार कैसी सरकार है कि जिन मुद्दों पर आप लोगों ने सरकार बनाई। 2014 का अगर देखें बीजेपी का मैनिफेस्टो, सबसे पहले वो महंगाई के मुद्दे पर ही कांग्रेस की सरकार को उन्होंने घेरा। 2014 से लेकर 2021 आ गया, 7 साल की इनकी सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, जिसमें 15 महीने की सरकार हमारी प्रदेश में रही। इन 7 सालों के बीच में देखें, जबकि मध्य प्रदेश में जो शिवराज की सरकार थी लगातार 15 सालों से उनकी सरकार बनी हुई है, उसके बावजूद हम देखें तो महंगाई की जो स्पीड है, दर है, उसको रोकने में ये नाकाम हुई सरकार। लोगों को बीच धोखा देकर उनको गलत बयानबाजी कर वोट हथियाने की गवर्नमेंट ने काम तो कर लिया, लोगों को भरोसे में लेकर, चाहे वो गैस सिलेंडर से लेकर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। और आज की तारीख में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो खाद्य सामग्री, जिसमें तेल आज 130-140 रुपए लीटर तेल हो चुका है। दालों की बाजार अगर बात करते तो 120 रुपए से ऊपर दालें हो चुकी है। आम आदमी की थाली में से दाल गायब हो चुकी है। तो कैसी सरकार है ये, किसकी सरकार है ये? जी, तो सरकार का कहीं ना कहीं एक उदासीन रवैया, हम कहीं या गैर जिम्मेदाराना रवैया बोले तो ये कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। निश्चित तौर तो मनोज जी हमारे साथ हैं, बताइए आपको क्या लगता है सरकार कहाँ विफल रही? देखिए, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि महंगाई चरम पर है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल एकदम सिरे से मानने से नकारता हूँ। और रही बात कि देखिए, जिस परिस्थितियों में आज हम इस महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ आज पूरी दुनिया इस कोरोना की महामारी में, पूरी दुनिया उससे निपट रही है। भारत भी उससे बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन जिस तरह से इस कोरोना महामारी में हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में गई, और जिस तरह से भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उस इकोनॉमी को संभाला, उसके साथ साथ कोरोना के समय जैसा कि इन्होंने कहा कि लोगों के जॉब गए, लोगों को काम नहीं मिला, तो उस समय जो सरकार ने जो लोगों की मदद की, जिस तरह की स्कीम्स चलाई। अब महंगाई में अगर हम सब्जियों की बात लें या जनरल खाने या पीने की चीज़ों की वस्तुओं की हम बात करें, तो कई चीज़ें, जैसे अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर हम जाते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पूरी तरह से सरकार ने कर दिया है मार्केट, जो हमको क्रूड ऑयल जिस रेट में आता है या जिस तरह से क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव होता है, उस तरह से उनके रेट तय होते हैं या कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिबेट मुझे नहीं लगता कि हम उस पर कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है जिसपे हम 95% दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो मैं बहुत फ्रैंक बात करूंगा कि सब्जियां खरीदने मेरे भाई भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूं। जिस तरह से आज भारत सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जैसा प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से
हमारे रेट भी तय होते हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले। लेकिन अगर हम ये भी भूल जाते हैं, हम लोग कभी कभी इन जो मूल्यों को तय करते हैं तो हम कभी ना कभी 90s में या 2010 या 2015 के मुकाबले उनको हम कोशिश करते हैं कि जो टमाटर या प्याज या सब्जियां हमको जो मिल रही थी वो उसी रेट पे अब मिले। तो देखिए, लोगों की इनकम भी बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों को, किसानों को उनकी उपज का मूल्य भी मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए आज की डेट में मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसी कोई भयावह स्थिति है कि बहुत ज़्यादा एकदम से महंगाई में उछाल आ गया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी, दिसंबर 2020 में जो खुदरा मुद्रास्फीति थी वो 4.59 पर आ गई थी, जो रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। और महंगाई दर में जिस तरह इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल से सबसे अधिक महंगाई दर वाला दौर हम देख रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लगता है कि भयावह स्थिति नहीं है, तो ये वाकई में हम आम जनों के लिए बहुत भयावह स्थिति। मैं वही बोलना चाह रहा हूं, जैसे मनोज भाई ने बताया, अगर बात करें डीजल पेट्रोल की, लोग डीजल और पेट्रोल को इन्हें खुले मार्केट जैसे करके दिया है ना। तो जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें जो कच्चे तेल का मूल्य था 160 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से था 2000 में, 2010, 11, 12 में आसपास, और पेट्रोल के जो रेट थे वो 70 से 75 रुपए लीटर थे। आज वही बैरल 50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और पेट्रोल हो गया दुगना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है। जब हमारी सरकार थी और 1 रुपए और 4 आने 50 पैसे रेट बढ़ता था, तो यही लोग सड़कों पर उतरकर मनमोहन सिंह जी को गालियां देते थे। इनकी जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो डांस करती थी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा महंगाई को लेकर राजघाट चौक पर उन्होंने डांस किया, जिसके पूरे विश्व के अंदर उनको माफी मांगना पड़ा। बाद में लोग उनके विरोध में चले गए कि आप राजघाट चौक पर डांस कर रही हैं महंगाई को लेकर। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक वो हमारा वो चला ना सोशल मीडिया पे, हमारा कुत्ता कुत्ता, हमारा आपका कुत्ता टॉमी वाली स्थिति की जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमारा डीजल पेट्रोल के रेट जब क्रूड ऑयल जो 160 रुपए था और 80 में हम लोग पेट्रोल प्रोवाइड करा रहे थे लोगों को लेकर। एक्चुअल में ये आर्थिक नीति बना ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दो चीज आप हमेशा देखेंगे। हमारी सरकार जो है गरीबों की थाली को अच्छे से भरने का काम करेगी, उस विषय पर हम लोग काम करते हैं। आर्थिक स्थितियां ऐसी मजबूत करते हैं कि बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर गरीब व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जस्ट यहां पर अपोजिट है। अगर किसानों की आय आपको दुगना करने की बात करने वाली गवर्नमेंट है, तो आज 3 महीने से दिल्ली की सड़कों पर किसान जाम लगाकर बैठा हुआ है, धरने पे बैठा है, इतनी कड़कती सर्दी में बैठा हुआ है। 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर। शहीद बोलूंगा, मृत्यु में 200 किसान शहीद हो चुके हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट किसानों के हित की बात करती है, किसानों की आय को दुगनी करना चाहती है, तो आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे कि हम आपके किसानों को दुगनी आय करने के लिए हमें व्यवस्था बना रहे हैं, आप यहां से जाम हटाएं, यहां से धरना हटाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान बेवकूफ थोड़ी है। वो अगर धरने पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के खिलाफ होकर बात कर रहा है। वो बेरोजगार की बात करते हैं, अपना अगर रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करके ये सत्ता में पहुंचे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़, ये ऑन रिकॉर्डेड है, इनके मैनिफेस्टो में था। तो 2 करोड़ से लेकर अगर बात करें तो आज 7 साल में 14 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात होनी चाहिए, जबकि 14 करोड़ से ऊपर नौकरियां बाहर जा चुके हैं लोग। आम जनमानस के बीच में आप जाएं, आप आंकड़े निकालें तो ऐसी भयावह स्थिति है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, महंगाई के कारण उनकी हालत खराब है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सड़कों पे उतरकर पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरा हुआ महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन इस सरकार के कान में कोई जू नहीं रो रही है, तानाशाह रवैया अपना के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे स्थितियां नहीं संभल रही है तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। सेकंड लाइन की जो गवर्नमेंट है उसको काम करने दीजिए। 2004 के आंकड़े से लेकर 2014 का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो आर्थिक स्थिति हम लोग जीडीपी जब मनमोहन सिंह जी थी 8.69 तक चली गई थी, आज स्थिति माइनस में चली गई है। मैं नहीं बोल रहा, उनके आंकड़े बोल रहे हैं कि इनकी स्थितियां ऐसी हो गई थी कि माइनस में चली गई। 20-25% इन्हें माइनस डिग्री दिखाकर इन्होंने किया था कि भाई आर्थिक स्थितियां ये खराब। आर्थिक स्थितियां खराब क्यों होनी थी? कोरोना का जो पूरा काल है वो पूरे विश्व के अंदर हुआ, और कोरोना लाने के लिए सबसे बड़ी जवाबदारी किसकी थी? जब देश में कोरोना काल चीन में हुआ 12 जनवरी को, 1 जनवरी को केरल में सबसे पहले एक पॉजिटिव पाया गया। 12 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि भाई कोरोना जैसी स्थिति भयावह होने वाली है, आप इस पर कुछ वर्क कीजिए। लेकिन मोदी साहब को नमस्ते ट्रंप करना था।
उनको देश से मतलब नहीं था, उनको अपने दोस्त को अपना हिंदुस्तान दिखाना था। कौन सा हिंदुस्तान दिखाना था? साफ सुथरा। वो साफ सुथरे के चक्कर में आपने देखा, मीडिया ने दिखाया कि 25-25 फुट इनने दीवारें खड़ी करके जो गरीब झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको बंद करने का काम किया। किसकी गवर्नमेंट है ये? आज अडानी अंबानी पर सीधा सीधा आरोप लगा। कल हमारे राहुल जी ने हम दो हमारे दो का नारा दिया कि दो लोग सरकार चला रहे हैं और दो लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। ये सरकार केवल उद्योगपति की है। और इसमें ये पक्की बात है, मेरे साथी हैं मनोज भाई दिल से ये भी मान रहे हैं कि स्थितियां बिगड़ रही है, भयावह है, लेकिन चूंकि वो महामंत्री हैं तो उनको अपनी सरकार को डिपेंड करना है। लेकिन सच्चाई यही होनी चाहिए। हम लोग जन नेता हैं, जन लोगों की बात करें, पार्टियां अपनी जगह पर, लेकिन मेरे से ज्यादा आप समझ रहे हैं क्योंकि मीडिया घूम रहा है, देख रहा है, सड़कों की स्थिति देख रहा है, रोगों की स्थितियां देख रहा है, लोग भूखे मरने की नौबत में आ गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के कहीं कुछ नहीं है, हर मुद्दे पर फेल है। बेरोजगारी ले लें, छोटे व्यापारी ले लें, उद्योगपति भी, कुछ उद्योगपतियों को फायदा कर, आज बड़े बड़े उद्योग बंद पड़े हुए हैं। ऑटो सेक्टर का मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, मेरे भाई जानते हैं, उससे ज्यादा स्थितियां बिगड़ी हुई है। कुल 2-4 व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान आपके खिलाफ पड़े, तो आप किसकी सरकार है ये? देखिए श्याम जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की वाली सरकार है, और मनोज जी कह रहे हैं कि ये एक आम आदमी के द्वारा चुनी गई, आम आदमी के द्वारा बनाई गई सरकार है। तो ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास क्यों है? और वाकई क्या आपको लगता है कि गरीब की जो थाली है वो पोषक तत्वों से भरपूर आज ये मुमकिन है कि उसके पास पहुंच जाए वो थाली? देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब पूरा दूंगा, लेकिन मैं कुछ नेशनल इशू 2014 में जब चुनाव हुए, मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद 5 साल का जो कार्यकाल था, उस 5 साल के कार्यकाल को देखकर ही 2019 में जनता ने फिर से वापस मैंडेट दिया और एक बहुत जबरदस्त मैंडेट दिया। रही बात अर्थव्यवस्था की, अगर अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आई होती तो इस तरह का मैंडेट नहीं आता। बहुत सारे काम आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अब हम आ जाते हैं आज की बात पे। आज से 10 दिन पहले जो बजट आया, 5 दिन पहले, आज इस बजट को पूरी दुनिया के जितने इकोनॉमिस्ट थे, पूरे देश के जितने इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इतना सराहा है। ठीक है, इस बजट को लोग दूरगामी और दूरदृष्टि वाला बजट बता रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाने वाला बजट बता रहे हैं। अब रही बात कि इन्होंने कहा, मेरे भाई ने जीडीपी की बात, मैं मानता हूं कोरोना काल में, कोविड के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, हर देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। उस समय भी भारत के लोगों को और भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 4 बार हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज की घोषणा की कि मार्केट चलता रहे, लोग सरवाइव करते रहे। आज आईएमएफ का जो आंकड़ा है पूरी दुनिया में, मैं आपको बताते हुए, आपने भी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले आईएमएफ का आंकड़ा आया है, जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट होगा किसी पूरी दुनिया में किसी भी देश का, डबल डिजिट में 11.5, वो इंडिया का होगा। आईएमएफ ने बोला, वो तो कोई इंडिया की संस्था नहीं है, वो तो इंटरनेशनल संस्था है, वो तो सबको मॉनिटर करती रहती है। रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, स्वस्थ भारत, जिस तरह से इस बजट में स्वास्थ्य के लिए और आम आदमी के लिए सारी चीजों की जो प्लानिंग की गई है, दूरगामी जो प्लानिंग की गई है कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, मेक इन इंडिया हो, उद्योग यहाँ लगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उनकी कैपेसिटी भी खरीदने की बढ़ेगी। लेकिन हम क्या होता है कि हमेशा जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे के मूल्यों को लेकर ही आज हम उसमें डिबेट में बैठते हैं। अब रही बात क्रूड ऑयल की, इन्होंने सही कहा कि इनके समय एक दूसरी प्रणाली थी, लोग गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। मैं मानता हूं कि उस समय क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन सरकार ने उस स्थिति को सब्सिडी देखी, बहुत लंबे समय तक हर चीजों पे आप सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी दीजिए, गरीब को हमको सब्सिडी देनी होती। आज मोदी सरकार में शौचालय से लेके जितने काम हो रहे हैं, आज उज्ज्वला स्कीम, आज अगर आप गैस की बात करें, आज जो मनमोहन जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तक जितने लोगों को, जितनी घरों में एलपीजी सिलेंडर थे, आज उसके मुकाबले कितने घरों में हमारी महिलाओं के पास, बहनों के पास उनकी आंखें खराब हो जाती थी। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत कितने घरों में सिलेंडर पहुंच गए। इस तरह से लोगों के लाभ के काम सरकार कर रही है और महंगाई पर भी कंट्रोल है। मैं नहीं मानता, जितनी भयावह स्थिति श्याम भाई बता रहे हैं, ऐसा कहीं भी, आप हम भी रहते हैं पब्लिक के बीच में, सभी लोग रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत
ज्यादा उसको वो बढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ कंट्रोल में है और दाम बहुत अच्छे से लोग बैलेंस है, लोगों की पहुंच के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि अभी बजट पेश हुआ कुछ दिनों पहले और दुनिया में बड़ा सराहा गया, और आपका ये भी कहना है कि जो पॉलिसीज भाजपा सरकार बना रही है दूरगामी परिणामों को देखते हुए बना रही है, लेकिन वर्तमान का क्या करें मनोज जी? वर्तमान जो है उसकी मांग कुछ और है। जिस तरह से जीडीपी गिर रही है, ये जो पैंडेमिक स्थिति थी ये तो लगभग 1 साल की थी, लेकिन उसके पहले का भी आप जीडीपी देखें तो जिसमें गिरावट ही हमें देखने को मिली है, पहली चीज। दूसरा ये कि जो महंगाई का ग्राफ है, जिस बात को लेकर के आपकी सरकार ने वोट मांगा जनता से, वो विफल हुई। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका फायदा आज तक जनता समझ नहीं पाई है। आपने एक देश एक कर की प्रणाली लाई, वो भी आज तक देश समझ नहीं पा रहा है कि इससे आम जनता को कहाँ फायदा हो रहा है। जरूर आपने शौचालय बनाए, आपने उज्ज्वला योजना भी लाई, लेकिन एक महिला के घर का सिलेंडर 730 रुपए हो करके आप किसी दूसरी महिला को अगर उसे मुफ्त में भी बांट दे तो इसे हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना, ये एक समायोजन नहीं हो पाएगा। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने बताया उज्ज्वला योजना, मेरी गारंटी है, आप पत्रकार हैं, आप जाके जमीन पर काम कीजिए। जितना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने लोगों को सिलेंडर मिला, 80% उन्होंने एक ही बार सिलेंडर भरवाया है, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। आज 900 और 1000 का सिलेंडर भराने की उनकी औकात नहीं है। आपने सिलेंडर मुफ्त में दिया, उनको ये जानकारी नहीं दी कि आपको आजीवन इस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। वो एक बार सिलेंडर भरकर उज्ज्वला योजना धरी की धरी रह गई। स्वच्छ भारत की बात करें तो मुझसे ज्यादा बालाघाट में, अब मैं एक बालाघाट चक्कर लगाइए, अगर जिस प्रकार से शौचालय की बात करते हैं कि 100% शौचालय मुक्त, शौचालय युक्त हो गया है बालाघाट शहर की, अगर प्रॉपर बात करें तो 50% भी लोगों के अंदर शौचालय का कुछ नहीं हुआ है, फर्जी काम हुए हैं। आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर बात करते हैं अपन, देश में 2022 तक आप सबको घर देने की बात करने वाले हैं। गरीब आदमी का आपने मकान तोड़ा दिया, आज 3 साल हो गए, 3 साल तक लोगों की छत नहीं मिल पाई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैंने अपना मकान तोड़ दिया, आपने मेरे को पहले किस 40,000 रुपए दे दिया, मैंने 40,000 के चक्कर में पूरा मकान तोड़ दिया, किराए के मकान में दिया। बालाघाट शहर के अंदर आपको 5,000 से नीचे कोई मकान नहीं मिलने वाला। 1 साल की उसकी जो वैल्यू है किराए की, रेंट की, 60,000 के हिसाब से 1,80,000 वो गरीब आदमी भर चुका है किराया। आपके 2.5 लाख लेके वो क्या कर लेगा जब आपके पास पैसा नहीं है? लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा। हर विषय में फेल की गवर्नमेंट है ये। आप सब्सिडी की बात करते हैं, आज सिलेंडर 800 कुछ रुपए हो चुका है, सब्सिडी आपने 0 कर दिया हुआ है। हमारी जब सरकार थी 350 में सिलेंडर होता था, 350 में सिलेंडर पड़ता था। उसके बाद सुषमा स्वराज जी द्वारा राजघाट पर डांस किया गया, स्वर्गीय, मैं माफी चाहूंगा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हुई थी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस तरीके से हरकतें की थी विपक्ष ने, एक नीचे जाकर उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया, रोडों पर प्रदर्शन किया। आज जब स्थिति अपने साथ हो रही है तो आप उसको बचाव की स्थिति कर रहे हैं कि हम दूरगामी प्लानिंग कर रहे हैं। 2004 में क्या स्थिति थी? अटल बिहारी की सरकार गई, उसको मनमोहन सिंह ने जब कमान संभाली तो सेम यही स्थिति थी। अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा था। उस समय सरदार मनमोहन सिंह जो विश्व के माने जाने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने देश की कमान संभाली। 2004 से 14 तक आंकड़े निकालिए, जीडीपी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जीडीपी देखिए, उस समय का व्यापार देखिए, उस समय जमीन की स्थिति देखिए, उस समय गरीब आदमी की स्थिति देखिए, उनकी थाली भरी थी, आज पूरी थाली खाली पड़ी हुई है गरीब आदमी की। गरीब आदमी सरकार से क्या चाहता है? वक्त पे मुझे काम मिले, वक्त पे मुझे भोजन मिले, इसके अलावा किसी की छत चाहिए। आप तीनों में फेल हो चुके हैं, ना आप लोगों को छत दे पा रहे हैं, ना लोगों को भोजन दे पा रहे हैं, ना उनको व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं। आज बेरोजगार की चीजें, ऐसी स्थिति, बेरोजगार हो गए हैं लोग, पढ़े लिखे जो MBA किए हुए लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो रोड के दर खा रही है। 2-2 हज़ार की नौकरियां कर रही हैं। मेडिकल स्टोर में आप जाके पता कीजिए, छोटी छोटी दुकानों में, कपड़े की दुकान में काम कर रही है। क्या किया आपने? बोले MBA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, उनको नौकरियां नहीं है। नौकरी देने का, प्रोवाइड करने का किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ये आपकी व्यवस्था है, आपने व्यवस्था नहीं बना के रखी उसके लिए। आम जनमानस ने आपको पूरे भरोसे के साथ वोट किया। पहला प्रधानमंत्री, ऐसा पहला देश का नेता है जिन्होंने पूरे देश को उठाकर किया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में हम लोग देंगे। 15 लाख रुपए दिया, 1500 रुपए किसी के खाते में नहीं गया, उल्टा आपने 15 लाख का लोगों का नुकसान कर दिया। आज बड़े व्यापारी से पूछे, लोगों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, व्यापार बंद पड़ा हुआ है, हर चीज में आप फेल हैं, हर चीज में ये गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है। मैं अगर बात करूं रुपए की, तो 2013 में लोकसभा में सुषमा स्वराज जी का बयान था कि इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा स्वराज जी का बयान था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो रुपए गिरे थे उस समय उन्होंने क्या बोला था कि आज देखिए रुपए की कीमत
जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि किसकी आबरू तेजी से गिरती है। ये आपके बयान है, आप देश के उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपके बयान थे, देश को उस नेता के लिए आपने बयान दिया था जो अर्थव्यवस्था के बागडोर 1992-93 में संभाला, 2003 के बाद हमने देश की व्यवस्था संभाली। आज वो स्थिति आपके साथ है। विपक्ष उस समय विपक्ष की सुनी जाती थी, आप लोगों पर आते थे, हम लोग व्यवस्था बनाते थे। आज किसान 90 दिन से है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक टाइम नहीं है कि आप जाकर उनसे चर्चा करें, उनकी बात करें। वो किसका किसान किसका है? वो देश का है। आप उनको खालिस्तान की बात करते हैं उनके पीछे, आप उनको आतंकवादी का नाम देते हैं, आप उनको नक्सलियत का नाम देते हैं। अन्नदाता हमारे देश का, वो उस अन्न से आपका भी पेट भरता है, हमारा भी पेट भरता है, आपका भी पेट भरता है। अगर आपको उनको व्यवस्था नहीं चाहिए, उनको 3 बिल नहीं चाहिए, आप क्यों जबरदस्ती किसी को दे रहे? मैं आपको झोले में लाकर डाल दूंगा, पकड़ो, आपको चाहिए नहीं, आप क्यों लेंगे मेरे से? देखिए ये तो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा आज भी बना हुआ है मनोज जी। लेकिन मैं आपसे किसान वाले मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, जो जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने एक बात सही में निकल के आई, और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी जब इसके ऊपर जब संसद में बहस हुई तो इसके ऊपर बोला, और इस बात को जरूर बोला कि जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो उसको आप क्यों दे रहे हैं। देखिए ये जो तीनों किसान कानून है ये एक रिफॉर्म्स हैं। जब तक हमारी सरकार की योजना है कि किसान की आय दुगनी करनी है, उसको किसी भी कीमत पे उसकी आय को दुगनी करनी है। इन किसान कानून, इन किसान रिफॉर्म्स के सहारे, मैं तो कानून भी नहीं इनको रिफॉर्म्स कहूंगा, इन किसान रिफॉर्म्स के सहारे ही हम आगे किसान को, देखिए हर चीज पे सब्सिडी देना ये किसी भी चीज की समस्या का हल नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक इस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आप ही लोग तो हंगामा कर रहे थे जब कांग्रेस दे रही थी, तो अगर वो उस वक्त सब्सिडी खींच लेती वापस, फिर क्या कर रहे होते आप? हमने 12 सिलेंडर की बात की थी कि 6 सिलेंडर आपको साल में देंगे, उन्होंने विपक्ष में बैठकर इन लोगों ने किया था। मेरा कहने का मतलब, चूंकि देखिए कमिटमेंट की चीजें होती है, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो राजनीति हो, अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो पर्टिकुलर आपको निभाना पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट कमिटमेंट के साथ में आई थी। आपने बात किया था कि 2 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, आपने बात किया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में हम देंगे, काला धन लेके आएंगे। आपने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आपके गलत निर्णय ने देश को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। देखिए मैं इस 15 लाख वाले बात पे बोलूंगा कि क्या होता है जब हम सोशल मीडिया में रहते हैं, सोशल मीडिया को जब देखते हैं, 15 लाख वाली बात पे मेरे भाई श्याम जी भी मेरे से एग्री करेंगे, करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। बात इस तरह नहीं थी, बात इस तरह नहीं थी। बात कहीं ना कहीं हमारे जो करप्शन के कारण जो पैसा जो बाहर जो काला धन जिसको कहा जाता था, जिसपे की चोट करने की हमेशा भी मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक बात ये थी कि वो पैसा अगर सारा का सारा देश में आ जाता, जिसकी प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे स्विस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा सहयोग करना शुरू किया, दूसरी गवर्नमेंट ने भी सहयोग करना शुरू किया है। पैसा वो जब आ जाए, एक उदाहरण था हमेशा मैं तो कांग्रेस के मित्रों को यही कहता हूं कि आप लोग अगर ऐसा कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता, मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूं, लोग कहीं ना कहीं उसको मजाक का विषय बना देते हैं कि कांग्रेस के लोग जब ये कहते हैं। देखिए वो एक बात ऐसी थी कि अगर ये पैसा वापस आ जाए तो एक व्यक्ति के उसमें हिसाब से 15 लाख होगा पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन ये कहीं से भी कहा गया था मोदी जी द्वारा या सरकार के द्वारा या कहीं भी सभा में नहीं कहा गया कि किसी एक व्यक्ति को 15 लाख उसके खाते में डाल दिए जाएंगे, है ना। अब रही बात किसानों की, किसानों के रिफॉर्म्स चल रहे हैं, किसानों के रिफॉर्म्स के लिए अब रही बात कि आप किसान आंदोलन को, मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा किसी भाजपा के व्यक्ति ने या सरकार के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, ठीक है, सोशल मीडिया पे किसी ने खालिस्तानी लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो मेरे देश का किसान नहीं कर सकता। जो घटना 26 जनवरी को पूरे देश में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह के वाकया, हाँ अब लोग कहते हैं कि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपकी पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं किया, तो क्या हम अपने ही देश के लोगों पे गोली चलवा देते? बहुत पेशेंस के साथ मैं दिल्ली पुलिस तो लगवा रहे हैं ना मनोज जी, अपने देश के लोगों के लिए कीले अब देखिए, पानी बंद करवा रहे हैं, शौचालय आपने बंद कर दिया। मैं खुद मानता हूं कि वहां पर वो जो थे किसान नहीं थे, पूरा प्रायोजित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाके वहां पर झंडे का किया। सीधी सीधी बात है, उस आदमी जिस आदमी ने झंडा लगाया वो दीप सिंह
प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ उनके फोटो किए हुए। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है वो। सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने वहां पर प्रोपोगंडा तैयार किया, देश के सामने गलत इंफॉर्मेशन दी गई और जब उनका भांडा फटा तो उनके पास जवाब नहीं था। अगर आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को परजीवी बात कर रहे हैं। ये कैसा, ये आंदोलनजीवी परजीवी की बात कर रहे हैं, आप किनको बोल रहे हैं? आप अगर किसानों के हित की बात कर रहे हैं और 15 लाख की बात करते हैं तो सबके पास वीडियो पड़े ऑन रिकॉर्डेड, जहां प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख देंगे, और इन्हीं के जो गृह मंत्री अमित शाह ने बाद में कहा कि 15 लाख नहीं, वो जुमला था। ये भी ऑन रिकॉर्डेड है, अगर हम अभी मीडिया में सर्च करेंगे आपके पास वो सब चीजें आ जाएंगी। देखिए, अपनी बात पे कायम नहीं रहते ना, अपनी बात पे कायम रहे तो ये सब चीजें करें। श्याम भाई, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आंदोलनजीवी या जिस तरह की ये बातें हुई, इसके लिए आप खुद देख लीजिए किस तरह से इस आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से देने की कोशिश की गई और किन लोगों का सहायता। मैं उनका नाम भी नहीं लेना, दोनों स्टार्स का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा कि वो क्या काम करती हैं, उनकी मदद लेने की कोशिश की गई। तो आंदोलन किस तरफ जा रहा है, उसकी क्या परिणति है, उसकी क्या भूमिका है, वो आप खुद समझ सकते हैं, देश की जनता समझदार है। आज चलिए हम इस मुद्दे को यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि आज हम फिलहाल कृषि बिल पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये भी महंगाई से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब चूंकि कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है हमारा, तो बस एक फाइनल कमेंट्स आप दोनों की तरफ से चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि महंगाई और किस सीमा तक पहुंच सकती है, सरकार क्यों विफल रही? देखिए, सरकार की सोच नहीं है। जिस व्यक्ति की सोच हो कि अपने मित्रों को मेरे को फायदा पहुंचाना है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है, तो वो नीचे के लोगों से मतलब नहीं है। उनको केवल ये है कि जिन व्यक्तियों के माध्यम से मैं सत्ता पर पहुंचा हूं, उन व्यक्तियों को मुझे फायदा पहुंचाना है। तो किसान जाए भाड़ में, आम जनता जाए भाड़ में, बाकी लोग जाए भाड़ में, देश का मेरे को कोई मतलब नहीं है। गलत नीतियों के साथ, चाहे वो नोटबंदी, चाहे वो जीडीपी, ये सब चीजें विफल सरकार है। ऊपर से मेरा सिर्फ ये मानना है ईमानदारी के साथ कि मोदी जी, हमारा निवेदन है आपके साथ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आप अपनी दोस्ती निभाते रहिए, लेकिन जिन लोगों को धोखा देकर आपने उनका वोट कब्जा किया और सरकार में बैठे हैं, उनकी व्यवस्था कीजिए। बहुत बुरी स्थिति है देश में, गरीब की थाली आज भी खाली। गैस की बात करें, 300 साढ़े 300 का सिलेंडर 850 रुपये पहुंचा दिया, 100+ पेट्रोल हो गया है। किसानों को उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान रोड पर है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि इन सरकारों से, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, नरेंद्र मोदी जी से, मेरी तहे दिल से उनसे एक वो निवेदन है कि इन पर ध्यान दीजिए। मनोज जी, मेरा भी फाइनल कमेंट में आपको, जिन्होंने ये श्याम भाई ने जो बात रखी, देखिए हमेशा एक आरोप लगता है और ये कांग्रेस के मित्र हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि ये 2 लोग की सरकार है, ये 2 उद्योगपतियों की, 4 उद्योगपतियों की सरकार है। देश के हर वर्ग के लिए काम हुआ है, देश के सभी वर्गों के लिए काम हुआ है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। सेना से लेके, किसानों से लेके सभी वर्गों की, कोविड में जिस तरह से गरीबों की मदद मोदी जी सरकार ने की है, उसका मैं तो आप जाके देखिए, जो जनधन के अकाउंट थे उन महिलाओं के खाते में 3 महीने तक लगातार 500-500 रुपए गए। राशन की व्यवस्था उनके लिए बराबर की गई, सारी चीजों की व्यवस्था, कोविड में कोई परेशानी ना हो, इतनी बड़ी महामारी को इतने बेहतर तरीके से वर्ल्ड में जिस व्यक्ति की, जिस नेता की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही कि जितनी अच्छे तरीके से उसको डील किया गया। रही बात, हम हमेशा एक बात हमेशा कांग्रेस के हमारे मित्र कहते हैं और मैं इस चीज से ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं आम आदमी की सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं, सभी को सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो उद्योगपति, टाटा हो, बिरला हो, अदानी हो, अंबानी हो, जो भी हमारे 4-5 उद्योगपति हैं, क्या वो भाजपा की सरकार में इतने बड़े बंदे, या आज ही उनको सिर्फ बढ़ाया जा रहा है? उसके बाद भी मैडम एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं उसमें एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा, क्या उद्योगपति वो देश के नहीं? क्या वो लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं? जी चलिए, बस लास्ट कमेंट कर रहा हूं मैं। निश्चित तौर पर देश के उद्योगपति हैं, देश के उद्योगपतियों को तो भगाने का काम किया था ना। हजारों करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी भाग गया, किसकी शय पे भागा? वो किसका उद्योगपति था? उसी प्रकार से अडानी अंबानी जो व्यापार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको बिल्कुल व्यापार करने के लिए भी जगह दीजिए, लेकिन स्पेस बनाकर। पहले प्राथमिकता आप आम जनमानस को दीजिए, इनके साथ जो आपकी दोस्ती यारी है उसको निभाते रहिए। हम कहां मना कर रहे हैं, देश का व्यापारी है,
लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप हिंदुस्तान के जो आम नागरिक है उनको व्यवस्था बनाइए, इनको तो देते रहिए। इन्हीं के माध्यम से आपकी सरकार बनती है, समझ रहे हैं इनकी मजबूरी, हम समझ रहे हैं निश्चित तौर पर उनके द्वारा सब चीजें की हुई है, उनको सपोर्ट करेंगे वो। पहले तो ये कहा जाता था भाई ये सब कांग्रेस के हैं, नहीं हमारे कांग्रेस को ये तो सब चलता रहेगा। धन्यवाद। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी को वो सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जिसके बल पर वो सरकार बनाने का दम रखती है। जिस तरह मोदी सरकार ने कहा कि वो महंगाई कम करेगी, आम जनता को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने का काम करेगी, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार कुछ अच्छा कर पाए। एक गाना पीपली लाइव का बहुत ही सुपर हिट हुआ था, उसके बोल थे कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई रायन खाए जाते हैं। उस वक्त भाजपा ने बहुत हंगामा किया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और ये फिल्म आई थी, और अब भाजपा का मुझे लगता है ये रुख है कि वो इस मुद्दे का जवाब इस गीत के जरिए देना चाहती है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। तो देखते हैं अब आने वाला समय हमें किस तरह से ये बताता है कि महंगाई अपने चरम सीमा से नीचे आएगी, आम जनता को कुछ राहत मिलेगी या नहीं। बहरहाल आज मुद्दे की बात का मुद्दा था आम आदमी पर महंगाई की मार। श्याम पंजवानी जी और मनोज हरिनखेड़े जी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, आप हमारे स्टूडियो आए और आज के मुद्दे की बात को हम यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए BTV मुद्दे की बात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।